आरजीबी पब्लिक स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। आज 9th क्लास के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 अपवाह तंत्र का सेकेंड लेक्चर लेकर के आया हूं। ठीक है, चलिए पिछले क्लास में हमने इसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा किया था। आज हमें देखना है यहां से भारत की नदियां। अभी हम लोग देखे थे पिछले क्लास में नदियां का प्रारूप क्या था, तो प्रारूप के बाद आज देखते हैं कि भारत में भी क्या ऐसा कोई प्रारूप है। ठीक है, तो कहता है कि भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया। यहां दिखाते हूं, एक और आ गया हिमालयन रिवर्स, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियां, और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन की पठार से निकलने वाली नदियां, है ना। आज नहीं झुकिएगा। तो एक हिमालयन रिवर, हिमालय की पहाड़ से निकलने वाली नदियां, और दूसरा डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन की पठार से निकलने वाली नदियां। तो कहता है कि भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। अब लोग बोला कीजिए, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण पठार की नदियां। अब ये प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो बोलेंगे 3 ओर से जल और 1 ओर भूमि हो तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। इंग्लिश में प्रायद्वीप को पेनिनसुला कहता है। ठीक है, तो प्रायद्वीप से निकलने वाली नदी कहता है कि एक और अरब सागर, अरेबियन सी, देखिए यहाँ पे ये अरेबियन सी है, अरब सागर है, और दूसरा यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो एक और अरब सागर और दूसरा और बंगाल की खाड़ी है। भारत की वर्तमान जल प्रवाह प्रणाली भूतकालीन जल प्रवाह प्रणाली के अवशेष हैं, यानी जैसे पहले था वैसे ही है, लेकिन इसमें भी कुछ न कुछ परिवर्तन होते जा रहा है, यानी कुछ विकसित होता है। इस देश की विशालता और प्राकृतिक पृष्ठभूमि के विभिन्नता स्वरूप यहाँ सभी प्रकार के नदियां मिलती हैं। मतलब भारत में ऐसे अनेकताओं का देश है, तो नदियों में भी भारत अनेक रूपों में पाया जाता है। यानी नदी को जो 3 प्रारूप हमने देखा, ठीक है, तो ये तीनों प्रारूप यहाँ पे भारत में पाई जाती है। तो ये क्लियर हो गया। यहां से आपको कुछ कुछ बताते चलते हैं कि इस मैप में क्या बता रहा है। तो ये ऊपर वाला पूरा हिमालयन रीजन है। हिमालयन रीजन के इधर देख लिया तो ये ट्रांस हिमालय हो गया। क्या हो गया? ये ट्रांस हिमालय हो गया। अब यहां पे देखिए ये थार डेजर्ट है, यानी कौन सा राज्य में? बोलिए कौन सा राज्य? राजस्थान में। राजस्थान में ये थार डेजर्ट है। राजस्थान में क्या है? थार डेजर्ट है। ये अरावली रेंज है। क्या है ये? अरावली रेंज, अरावली का पहाड़। ओके, आगे देखिए ये विंध्य रेंज, और अरावली और विंध्य के बीच में एक नदी गुजरती है। ये नदी नर्मदा है। सॉरी, यहाँ पे नदी गुजरी नर्मदा। किसके किसके बीच में? विंध्य और सतपुड़ा के बीच में। विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा है। ठीक है ना। यहाँ छोटा नागपुर का पठार, यहाँ गारो, खासी और जयंतिया 3 गो पठार पर्वत है। और यहाँ पे कौन कौन है? तो हम लोग देखे थे नागा, पटकाई बूम और लुसाई, या मिसमी के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। ये देखिए वेस्टर्न घाट, यानी पश्चिम का घाट, पश्चिमी घाट, और ये ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट। यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है। यहाँ पे क्या है? सुंदरवन डेल्टा। ये ऊपर में कच्छ की खाड़ी और नीचे खंभात की खाड़ी। ये ऊपर में क्या है? कच्छ की खाड़ी। सॉरी, ऊपर में क्या है? कच्छ की खाड़ी, और नीचे क्या है? खंभात की खाड़ी। क्लियर है। यहाँ पे देखिए कार्डमम हिल्स। अब कार्डमम हिल्स जो पाया जाता है, ये केरल में कार्डमम हिल्स, यहाँ सबसे ज्यादा इलायची मिलती है। और नीलगिरी का पहाड़, ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है नीलगिरी की पहाड़ी। अब यहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों एक जगह मिल जाते हैं। कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ी में, है ना। दोनों को कहीं ना कहीं तो मिलना होगा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को। तो ये कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ी पर। अब क्वेश्चन पूछे नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? ऐसे तमिलनाडु होगा, लेकिन केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर कुछ पहाड़ियां चल जाती है, कर्नाटक केरल में भी और कुछ तमिलनाडु में भी। ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, और इधर लक्षद्वीप आइलैंड है। क्लियर है। तो यहां तक हमने देख लिया। अब यहाँ देखिए हिमालय की नदियां, इसमें हम लोगों को देखा कि ये 3 पर, इसको भी अलग अलग प्रारूपों में हम लोग डिवाइड कर लिए। सबसे पहले देखते हैं हिमालय की नदियां। हिमालय का नदियां कौन कौन निकलती है, कैसे कैसे निकलती। खैर, कहता है कि हिमालय में अनेक ऐसी नदियां जिसका विकास धरातलीय स्वरूप का प्रभाव नगण्य है। यानी
धरातल कैसा भी हो उससे इस नदी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये नदियां हिमालय के पहले से बहते आ रही है और आज तक के बह रही है, हिमालय को काट करके ये नदियां बही है, ठीक है ना। तो यही कहा गया हिमालय में अनेक ऐसी नदियां हैं जिनका विकास में धरातल स्वरूप का प्रभाव नगण्य है, यानी जिधर ढाले उधर बहेगा ऐसा बात नहीं है, ये ऊपर भी चढ़ के बहता है, ये हिमालय को काट काट करके ये नदियां बही है, ठीक है ना। कहा जाता है कि अधिकतर नदियां हिमालय से भी प्राचीन है, यानी जब हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था इससे भी पहले हिमालय बहुत सी नदियां थी। ऐसी नदियां पूर्ववर्ती नदियां यानी एंटीसीडेंट रिवर्स कहलाते हैं। परवर्ती नदी को क्या कह लेते हैं? एंटीसीडेंट, ये उल्टा बहता है, जिधर ढलान है उसके अपोजिट साइड बहने वाली नदियां। कहता है इसका एग्जांपल हो जाते हैं सिंधु, सतलज, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र। यहाँ मार्क करके इस नदियों को हमने दर्शाया कि देखिए यहाँ पे इंडस रिवर हो गया, सिंधु नदी, यहाँ पे सतलज नदी, यहाँ पे गंडक नदी, कोसी नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये नदियां ऐसी है जो हिमालय के निर्माण के पहले इसका निर्माण हो चुका है और हिमालय को काट काट करके आज भी उसके अपोजिट साइड में ये बह रही है, ठीक है ना। तो इसका ये नदियां अपने प्रवाह मार्ग को काटती गई और घाटियां गहरी करती गई। देखिए इस प्रकार से घाटी बनाया है ना, ये पहाड़ ऊंचा के ऊंचा उठ गया और यहाँ पे ये बचा के बचा रह गया, ये ऊपर उठ गया और ये क्या हो गया? बचा रह गया। क्लियर है? चलिए अब देखिए हिमालय की नदी हम लोग देख लिए, ये गॉर्ज कहलाया। देखिए यहाँ पे घाटी हो गई, इसी को इंग्लिश में वैली कहते हैं। यहाँ आप देखते होंगे कि ऊंचा ऊंचा तक पहाड़ बना हुआ है, इधर भी बना हुआ और बीच में ये खाई है, यू शेप में ये बना लेता है। इसकी आकृति कैसी हो जाती है? यू शेप, यानी अक्षुण्ण है, इससे घाटियां गहरी करती गई और ऐसा करने से ये अपना प्रवाह अक्षुण्ण रखा, यानी जो बह रहा है से बह रहा है, इसमें कभी कोई परेशानी देखने को नहीं मिला। हिमालय की नदियां भी आकार की है, यहाँ पे देखिए भी या यू, कहीं कहीं भी शेप मिलेगा तो कहीं यू शेप मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए यू शेप है। देखिए यहाँ भी आपको अच्छा से नजर आ रहा है कि पहाड़ के अंदर झांक करके देखिए तो यहाँ पे यू शेप पूरा क्लियर नजर आ रहा है। तो इसी को कहते हैं गॉर्ज या गड्ढा, खड्डे, ठीक है ना। पर्वत निर्माण के समय नदियां सतत काटाव इसका जारी रहा। जब बताए थे कि ये नदी जब बनी तो ये नदी हिमालय के निर्माण के पहले हुआ था, ठीक है ना। अब ये हुआ कैसे? अब मान लिया जाए कि अब ये चट्टान है नीचे और जितना भी वलयकारी पर्वत होते हैं वो प्लेटों के टकरने से बनते हैं। अब दो प्लेट आपस में टकरा तो एक प्लेट नीचे चला गया और दूसरा प्लेट ऊपर उठ गया। तब एक प्लेट ऊपर उठ रहा है तो धीरे धीरे उठेगा ना। देखिए इस प्रकार से ये उठ रहा है, अभी यहाँ है, छाती के सामने अभी रखे हुए, यहाँ से ऊपरे उठा। अब यहाँ पे नदी पहले से बह रही है से बह रही है, अभी धरातल के नीचे है, धरातल के ऊपर आई तो ये नदियां इसको अब काटेगी। ये पत्थर, चूंकि उसका निकलने का रेट बहुत धीरा है तो नदियां क्या करी? काट दी। किसको? पत्थर को। अब यहाँ पे खाली बह रही है, बस इतना पार्ट में, जितना मेरा नाखून का पार्ट है ना इधर से बह रही है, ठीक है। तो इसको काट दी, अब ये जारी रहेगा, इसका निर्माण अभी जारी है। तो धीरे धीरे देखिए उठते नजर आ रहा है उठते नजर, लेकिन नाखून वाला पार्ट ज्यों का त्यों है, क्योंकि इसको हर साल काट रही है। जैसे जैसे उठ रहा है पहाड़ वैसे वैसे इसको काटते रह रही है। तो यही कहता है कि हिमालय की जितनी भी नदियां हैं वो डिपेंड नहीं करता कि ढलान किधर है और ऊंचाई किधर है, ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि उसका धरातलीय स्वरूप का प्रभाव क्या है? नगण्य है, उससे कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। अब ये भी शेप का बना लिया, यहाँ पे क्या बन गया? भी शेप। आज मक्खी बहुत तंग कर रहा है। अब यहां बताइए, जो अभी मैंने बताया उसी को यहां पे लिखा गया है। जैसे जैसे हिमालय ऊपर उठता गया यानी उभरता गया, ये नदियां अपने प्रवाह मार्ग को काटती रही। जितना पहाड़ ऊपर उठते गया उसको क्या करते गया? खल्लास करते गया, काटते गया, ठीक है ना। चलिए कहता है क्या यार, आज मक्खी तो पूरा काम कर रहा है मेरे। यहां पे दिखाया ये जा रहा है कि इसके निकट सिंधु घाटी ने गिलगिट के निकट, अब ये आपको पता चलना चाहिए गिलगिट है कहां पे? गिलगिट बाल्टिस्तान, तो ये यहां पे है गिलगिट, ठीक है ना। तो गिलगिट के निकट यहां से देखिए इंडस निकल रहा है, ये हिमालय की ऊंचाई बहुत
8,850 तक है, आगे ऊपर गया, ठीक है ना। तो गिलगिट के करीब जाकर के ये नदी जो है, थोड़ा सा फैन लाना पड़ेगा, मक्खी बहुत तंग कर रहा है, फैन लेकर के। गिलगिट के निकट यहाँ पे देखिए, गिलगिट क्या है, तो यह एक ग्लेशियर है, ठीक है ना, गिलगिट ग्लेशियर। तो गिलगिट के निकट ये 5100 मीटर गहरा गड्ढा बना दिया है। कोसी की सहायक नदी अरुणा, अब यहाँ पे दिखाते हूं मैं, ये देखिए कोसी है, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, कोसी। कहाँ है देखिए, यहाँ पे कोसी नजर आ रहा है ना। अब ये कोसी और इसकी सहायक नदी यहां से निकली है अरुणा। ये देखिए हिमालय के कई मीटर ऊपर से अरुणा निकली है, ठीक है ना। अब अरुणा रिवर तीनों पार्ट को काटते गया। किसको? हिमालय का 3 रेंज होता है, एक बृहत हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय। तीनों को ये काटती हुई और ये जाकर के मिली है किसमें? कोसी में मिली है। किसमें मिली? कोसी में। तो कहता है कि कोसी की सहायक नदी जो अरुणा है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, कोसी की सहायक नदी का नाम क्या है? तो कोसी की सहायक नदी का नाम अरुणा। तीनों समांतर श्रेणियों को काटा। तो हिमालय की कितने श्रेणी? 3 श्रेणी। सबसे ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, तीनों को काटकर 1800 से 3600 मीटर गहरा गड्ढा बनाया, यानी गॉर्ज बनाया, खाई बनाया। क्लियर है? यहां पे देखिए खाई बनाया। चलिए, तो यहां पे गॉर्ज बनाया, गॉर्ज यानी गड्ढा बनाया। कहता कि नदी, इन नदी घाटियों के पहाड़ी पासर में विभिन्न ऊंचाई पर नदी सोपान या नदी वेदिका भी बनाती है। देखिए नदी क्या है ना, ढलते जाती है, धीरे धीरे इस पर पहाड़ पर से नीचे आते जाती है। तो इस प्रकार से नदी वेदिका बनाई। देखिए यहाँ पे आपको पहाड़ को कुछ काट करके ऐसा बनाया, फिर ऐसा बनाया, लग रहा है ना, इसी को हम लोग वेदिका कहेंगे। वेदिका को समझने के लिए और भी है कि नदी कई रूपों से आ रहा है, पता है, इधर से भी नदी बह रही है, यहाँ से भी नदी बह रही है, कितने भागों से नदियां बह रही है। तो यहाँ पे बहुत से पहाड़ों को भी काटा, मिट्टी सिल्ट जितना भी है सबको ये काटते गया। अब ऐसी आकृति को टेरेस यानी वेदिका कहते हैं। रिवर टेरेस यानी वेदिका कहते हैं। वेदिका समझ में आ गया कि रिवर वेदिका क्या होती है ना, ढलानों पर ऐसा बनाते जाता है। ये वेदिका आपको नदी में भी देखने को मिलेगा। नदी में शांत जहां जल बह रही है और पानी साफ है, छोटी इतना पानी रहने दीजिए नदी में, वहां पे जाके देखिए तो देखिएगा बालू के तार हर बार नया बनते जाएगा। तो यहाँ इतना गड्ढा रहेगा, उसको फिर भरेगा और ऐसे ऐसे पूरा आप नदी में देख सकते हैं। तो नदी वेदिका छोटा स्वरूप है, लेकिन पहाड़ पर ऐसी प्रतिरूप देखने को मिलता है। तो रिवर टेरेस इसको कहेंगे। देखिए अब इस प्रकार से भारत में नदियों का जाल एकदम बना हुआ है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए तो भारत में नदियों, सबसे ज्यादा नदी कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा भारत। नदियों का देश किसे कहते हैं? भारत को। गलत आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश को कहते हैं। किसे कहेंगे? बांग्लादेश। नदियों का देश बांग्लादेश और नहरों का देश पाकिस्तान। ठीक है ना, सबसे ज्यादा नहर कहाँ है? पाकिस्तान। और नदियों का देश बांग्लादेश। ठीक है ना। तो भारत में देखिए इतना पैटर्न है, कितने प्रारूप है। यहाँ ड्रेनेज सबका अलग अलग पैटर्न बनाया गया, ड्रेनेज बनाया गया, और सबका रिवर बेसिन भी आपको अलग देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंडस रिवर बेसिन हो गया, यहाँ पे गंगा और यमुना का रिवर बेसिन हो गया, यहाँ पे महानदी गोदावरी, ये महानदी, नीचे में गोदावरी, ये कृष्णा और ये कावेरी। तो इतना सा नदी। अब इधर आइए तो यहाँ पे क्या मिलेगा? नर्मदा। ठीक है। तो बहुत सी नदियां का ये पैटर्न प्रारूप दिखाया गया। एक बार क्वेश्चन में यह आया था कि न्यू मुरे आइलैंड कहाँ है। अब समझ में आ रहा है, न्यू मुरे मतलब हर फिगर में ये दिखा देता है कि न्यू मुरे आइलैंड बंगाल की खाड़ी में है, लेकिन ध्यान तक के नहीं जाता है और किताबों में नहीं लिखा हुआ है कहाँ है। ठीक है ना। तो इस पता से मतलब फिगर, आप लोग 9th क्लास के बच्चे ज्यादा फिगर पर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। ध्यान दिए लिखा हुआ बातों पर और आगे बढ़ते गए। अब देखिए यहां पे आपको दिखाया जा रहा है हिमालय के नदियों में मार्ग परिवर्तन, यानी चेंज ऑफ कोर्स के उदाहरण भी मिलते हैं। मार्ग भी परिवर्तित होते रहता है। इनमें सबसे रोचक कहानी सिंधु ब्रह्मपुत्र की है। किसका है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र के, जो भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार असम के उत्तर पूर्व भाग से निकलकर, देखो भाई असम कहाँ? असम ये यहाँ पे असम है, असम के उत्तर यहाँ पूरा विदर्भ है ना, कि पूरा विदर्भ इधर है, पूरा इधर पश्चिम। असम के उत्तर पूर्व
असम के उत्तर पूर्व भागों से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है। देखिए भला बताइए, निकलती है इधर, अगर निकलती है इधर जाना चाहिए था, म्यांमार तक घुसता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हिमालय का कटाव ऐसे हो गया तो ये नदी ऐसे निकल करके आ गई। ठीक है, आ रही थी इधर पश्चिम से पूरब की ओर और थोड़ा सा 90 डिग्री पर आकर के और फिर से पश्चिम की ओर मुड़ गई और फिर से 90 डिग्री पर आकर के और सीधे बे ऑफ बंगाल में गिर गई। तो ये रोचक कहानी है किसके साथ? ब्रह्मपुत्रा के साथ। किसके साथ? ब्रह्मपुत्र। तो हाँ, असम के पास निकल करके पश्चिम की ओर इस नदी का पहले डेल्टा, इस नदी का पहला डेल्टा यहां बताया जाता है। यहां आज नैनीताल शहर बसा हुआ है। देखिए, अब गंगा इधर से ब्रह्मपुत्र, अब यहां पे उत्तराखंड इलाका, ये वाला देखिए एरिया, उत्तराखंड एरिया। ठीक है, उत्तराखंड एरिया यहां पे है और उत्तराखंड एरिया में आज नैनीताल एरिया बसा हुआ है। पहले ये दोनों का डेल्टा हुआ करता था, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा हुआ करता था। ठीक है, अब ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे डेल्टा हुआ का सिंधु और ब्रह्मपुत्र का, अब ये बन गया क्या, अब यहाँ नैनीताल शहर है। अब नैनीताल कहाँ बसा हुआ है? कोई पूछे कौन सा राज्य में है तो उत्तराखंड। और दूसरा डेल्टा पाकिस्तान में अटक, अब ये पाकिस्तान में अटक के पास में, यहाँ पाकिस्तान में अटक, लास्ट बाउंड्री है अटक, अफगानिस्तान के पास में। तो पाकिस्तान में अटक, कहाँ गया? और तीसरा डेल्टा कराची के निकट देखने को मिलता है। कालांतर में, मतलब बहुत समय पहले, कालांतर में इन नदी पश्चिमोत्तर भाग सिंधु के रूप में और पूर्वी भाग ब्रह्मपुत्र के रूप में अन्य नदियों में अलग हो गए। मतलब बाद में, पहले ऐसा बताया जा रहा था कि ये सब एक ही जगह इस प्रकार से था, लेकिन बाद में एक वो पश्चिम की ओर बहने लगा तो दूसरा पूरब की ओर बहने लगा। क्लियर है? एक पश्चिम की ओर और दूसरा पूरब की ओर बहने लगा। ठीक है ना? पश्चिम नहीं, पश्चिम की ओर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। अब कहता है पश्चिम में एक भाग सतलुज के रूप में प्रवाहित होने लगा। अब यहाँ पे देखिए सतलज रिवर। अब हम तीनों नदी यहाँ चर्चा है तो तीनों का जन्म स्थान बताते हैं, कहां से उद्गम हुआ। तो ब्रह्मपुत्र निकलता है मानसरोवर झील के पास में एक और ग्लेशियर है जिसका नाम चेमांगयांगडुंग है। चीन में इसे सांगपो कहते हैं या यांगरुल जांगबो कहते हैं। सांगपो या यांगरुल जांगबो। ये नदी जब यहाँ आई तो इसका नाम पड़ा दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। अब जब ये नदी असम में आई तब ब्रह्मपुत्रा। जब ये नदी आई बढ़ करके ये बांग्लादेश में आया तब इसको जमुना कहा गया। अब जैसे ही जमुना के यहाँ बांग्लादेश में इधर से गंगा आ रही है और दोनों जो मिल गया तब इसे पद्मा कहा गया। अब जब ये नदी आगे बढ़ गई तब इसे पद्मा कहा गया। पहले मेघना और बाद में पद्मा, और पद्मा ही नदी यहाँ पे गिर जाती है। क्लियर है? और गंगा थोड़ी सी और इधर मुड़ जाती है और यहाँ पे कौन सा नदी बनाती है? गंगा कौन सी नदी में मुड़ जाती है? इधर गंगा का कुछ बितारिका बट जाती है हुगली नदी। यहाँ पे ये हुगली नदी है, कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने पूरा देख लिया। देखिए सतलज कहता है कुछ भूगर्भ शास्त्री के अनुसार सतलज और यमुना नदी पहले राजस्थान से होकर के बहती थी। बहुत जगह ये देखने को मिला कि सतलज यहाँ पे और यमुना इधर ही और बह रही है और राजस्थान में आई जाकर के यहाँ पे गिरेगी। लेकिन कालांतर में, मतलब बाद में, ये ऐसे ना बह करके ये बे ऑफ बंगाल में यानी गंगा के साथ मिल गई। कौन नदी? यमुना नदी। क्लियर हो गया? अब कहता है पुराणों में सरस्वती नदी का भी उल्लेख है ना? पुराण में, ऐसे पुराण कितने हैं? 18। तो पुराणों में सरस्वती